Hello and welcome to ISKCON IES. Let's take up the analysis of this column from page number 6 of the daily edition of the Hindu newspaper, which is of 10th July 2021. It is Saturday today and I do have a time, so I would discuss this long column and we will have a detailed analysis of this column. Actually, this column has been written by Professor called Patrick Heller, who is a professor of international affairs sociology from US. He writes this column in defense of India's noisy democracy. It is said that Indian democracy is too democratic, where policymakers are unable to take right decision exactly on time. It is just because that there is a freedom to speak. People, media, judiciary all begin to criticize the policy and policy makers. It is just impacted, due to which our country is unable to eradicate poverty. On the other hand, if we see in China, there is authoritarian regime where policy makers take exact and rude decision, and they implement it forcefully. They do not look after the citizens' right, liberty, just forcefully implement it. That is why they have been able to uplift the people and millions of citizens from a poverty line. So this is a kind of debate, and you can say a debate between democratic regime and authoritarian regime. The writer at last favors and advocate India's noisy democracy, and he says that it is good to save and defend India's noisy democracy. We will just see in detail. We will read word by word and understand it. Let's begin. इन डिफेंस ऑफ इंडियाज़ नोइजी डेमोक्रेसी, मतलब ये लिखा गया है इंडिया की नोइजी डेमोक्रेसी जिसमें बहुत शोर गुल होता है, ऐसी डेमोक्रेसी के सुरक्षा में, हिफाजत में इसको लिखा गया है इस कॉलम को. इन द करंट मोमेंट, हाल में, अभी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर, ये बिल्कुल साफ़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये तुलना करना चाइना के साथ भारत का, वो एक तो सही दिखता भी नहीं है और बहुत ख़तरनाक है. मतलब अगर भारत की तुलना हम चाइना से करते हैं कि देखो चाइना काफ़ी डेवलप कर गया क्योंकि वहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम है, और इंडिया डेवलप उतना नहीं कर सका जितना कि चाइना, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है. तो इस तरह की तुलना करना क्या है, स्पेसियस है, मतलब सच्चा है भी नहीं, और दिखता है सिर्फ कि ये चलो तुलना कर ले रहे हो, लेकिन इस तरह की तुलना करना डेंजरस है. China's developmental pathway over the last century has been spectacular. मतलब चाइना की जो प्रोग्रेस है और जो उसकी गति है, जिस तरीके से वो तरक्की के रास्ते पे चल रहा है ओवर द लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी से, वो एक तरह से शानदार है. नो कंट्री इन हिस्ट्री, कोई भी देश इतिहास में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितनी कि चाइना बढ़ा है. सिर्फ करोड़ों लोगों को इसने लिफ्ट ही नहीं किया है पॉवर्टी से, बल्कि वहाँ के सोशल इंडिकेटर को भी काफ़ी ज़्यादा सुधारा है. इंडिया की जो डेवलपमेंटल रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा हैज़ बिन मच मोर मिक्सड, काफ़ी मिक्स रही है. 1990 से लेकर, मतलब 1990 से ये जो भारत की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ी है. इसको आगे कहा जा रहा है कि 1990 से इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बट फिर भी ये चाइना से पीछे है. अगर इसको ग्लोबल कंपैरेटिवनेस में हम देखते हैं तो ग्लोबली कंपटीशन करके इसका रिलेटिवली देखते हैं तो पॉवर्टी हैज़ कम डाउन. हाँ, थोड़ा गरीबी नीचे आई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट रेट, लोगों को नौकरी जो दिया जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट है, वो मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो वो लिमिटेड है और कम वेज है. इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब लोगों को ज़्यादा है. इस तरह की डेफिनेशन से प्रिकेरियस में भी हो सकता है कि मोस्ट स्टार्टलिंग ऑफ ऑल इम्प्रूवमेंट इन बेसिक सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैव लैग्ड. यानी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं,
जो बेसिक कह सकते हैं उन सब में पीछे रहा है। थोड़ी बहुत नौकरी है, लोगों को बढ़ी है, जॉब मिली है, वो सब एक तो लो कॉस्ट जॉब मिली या फिर वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में मिली है। तो इसके जो सोशल इंडिकेटर हैं उसमें ये लैग्ड रहा है। सो मच सो दैट वो इतना कि जेन ड्रेज और अमर्त्य सेन हैव पॉइंटेड आउट, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने पॉइंट किया है कि इंडिया हैज़ एक्चुअली फॉलन बिहाइंड बांग्लादेश, कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हो चुका है। द टू डेमोक्रेटिक लाइन, ये जो कहा जाता है कि इंडिया जो है टू डेमोक्रेटिक है, उसके बारे में कहा है। कंपेयरिंग दीज ट्रैक रिकॉर्ड्स, इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड्स को कंपेयर करते हुए कुछ कमेंटेटर्स यानी कुछ कमेंट टिप्पणी करने वाले, खास करके जिनके में शामिल हैं गवर्नमेंट की कुछ आवाज़, गवर्नमेंट के भी कुछ लोग, हैव ड्रॉन अ फेसिल लेसन, उन्होंने बहुत ही आसान सा एक लेसन निकाल लिया। क्या कि इंडियाज़ प्रॉब्लम इज़ दैट, इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ जस्ट टू डेमोक्रेटिक, ये बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, इसके अंदर ज़्यादा लोकतंत्र है, अनलाइक चाइना। हालांकि चाइना में ऐसी बात नहीं है। मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग की डिसीजंस, यानी बहुत ही अच्छा डिसीज़न लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना और बहुत तरह के रिफॉर्म्स लाना यहाँ पे जो है इम्पॉसिबल है। क्यों? इन द डेन ऑफ मल्टीपल, क्योंकि इस यहाँ पर आवाज़ें उठती रहती हैं, विरोध किया जाता है, डेमोक्रेटिक वॉइसेस उठती हैं। व्हाट इज़ नीडेड, हाँ ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है बहुत ही मजबूत कदम और एक आज़ाद तरीके से फॉर्म्स, मजबूत डिसीज़न लेने की, जिसको जो कि ना दबती हो इस तरह की आवाज़ से, यानी कैकोफोनी से दबती ना हो। दिस लाइन ऑफ थिंकिंग, इस तरह की जो सोच है ना, वेरियस टाइम्स बहुत बार ये इसको गले लगाया गया, मतलब इसको सपोर्ट किया गया है बाय सेक्शन ऑफ द लेफ्ट लेनिनिज्म के द्वारा और मल्टीलेटरल टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, यानी वो लोग जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म को एडवोकेट करते हैं और विज्ञान विशेषज्ञ हैं, बैंकर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बट इंक्रीजिंगली हैज़ बिकम द इनिमेटिंग फैंटेसी ऑफ राइट विंग लीडर्स। और ये एक तरह से एक सपना और ख्वाब की तरह रह चुका है राइट विंग लीडर्स का। एंड मूवमेंट रेंजिंग फ्रॉम इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स, जो कि एक मूवमेंट है, जो कि एक आंदोलन है, उठता है जो कि चुने हुए ऑटोक्रेट्स हैं, जैसे कि ऑटोक्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप हैं, ब्राज़ील के जैर बोल्सोनारो हैं और ये नरेंद्र मोदी हैं। द स्ट्रेंजनेस ऑफ दीज बेड फेलोज, ये सारे जो साथी हैं एक तरह के, इनमें जो एक विचित्रता है, एलॉन शुड बी कॉज फॉर अलार्म, ये सब एक खतरे की चीज़ है। बट इन द करंट मोमेंट, लेकिन अभी अगर देखा जाए, इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर, इस बात के लिए काफ़ी क्लियर होना कि क्यों कंपेरिजन करना चाइना का इंडिया से सिर्फ स्पेशस ही नहीं बल्कि ख़तरनाक है। क्यों? द क्लेम दैट, ये दावा करना कि लेस डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है डेवलपमेंट के लिए, ये डज नॉट स्टैंड अप टू कंपेरेटिव, ये तुलना में ये स्टैंड नहीं होता। मतलब है कि कहीं पे अगर डेमोक्रेसी कम है तो ज़्यादा डेवलप होगी, ये स्टैंड नहीं करता कंपेरेटिव लेवल पे, या थ्योरेटिकली देखा जाए या इथिकल स्क्रूटिनी पे, जांच पे ये खरा नहीं उतरता। कंट्ररी टू दोज हु बिलीव, यानी उनके अपेक्षा जो ये विश्वास करते हैं कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट, ये जो मैनेजमेंट है नहीं छोड़ा जा सकता है टू द विम्स ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस, यानी जो डेमोक्रेटिक बल हैं उनकी इच्छाओं पे ये मैनेजमेंट को नहीं छोड़ा जा सकता है। कंपेरेटिव एविडेंस क्लियरली शोज, जो कंपेरेटिव एविडेंस है, जो अगर तुलना करते हैं उन सब जो सबूत है हमारे पास, वो क्लियरली बतलाते हैं कि डेमोक्रेटिक रिजीम जो है हैव ऑन बैलेंस परफॉर्म्ड बेटर, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है जहाँ उसके अपेक्षा जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है, जहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम है। चाइना विद द हिस्ट्री ऑफ स्टेट बिल्डिंग गोइंग बैक टू मिलेनिया, चाइना की जो इतिहास है वो स्टेट बनाता आया है खुद को करीब 2 मिलेनिया से, 2000 वर्ष से, एंड एन एक्सेप्शनली वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है और थोड़ा सा ब्रूटल है। ब्रूटल मतलब जालिम टाइप का है फॉर्म, जैसे कि वहाँ पे एक ब्रूटल फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजीम है, मतलब वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों की लिबर्टी छीन करके भी कुछ डेवलपमेंट किया जा सकता है, डिसीजन लिए जाते हैं।
हैज़ डन स्पेशली वेल इन, तो इसलिए उसने थोड़ा अच्छा किया है अपने इकोनॉमी को अच्छा करने में। हाँ, अफ्रीका और वेस्ट एशिया के अंदर भी तो ऑथोरिटेरियन रिजीम था, वेयर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी ऑफ एवरी स्ट्राइप हैव डोमिनेटेड, मतलब उस समय तो छाई थी। रिमेन वर्ल्ड इकोनॉमिक लेगेड, तो फिर क्यों वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है पीछे रही। लेटिन अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहा 1960 से लेकर 1970 तक, हैड टेरिबल इकोनॉमिक, वहाँ पे क्यों इतनी खतरनाक इकोनॉमी और सोशल रिकॉर्ड रहे हैं, मतलब इतने ख़राब क्यों रहे हैं। यानी इन सब में भी तो ऑथोरिटेरियन रिजीम रहा है। एंड इट वाज विद द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, और ये तब हुआ जब वहाँ पे डेमोक्रेसी लौटी एंड पिंक वेव आया ऑफ लेफ्ट पॉपुलिस्ट पार्टीज़ का, दैट प्रोस्पेरिटी एंड सोशल, जो कि प्रोस्पेरिटी और सोशल प्रोग्रेस लेकर आया वहाँ पे बढ़ी। मतलब जिस समय ये सारे वहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री का डिक्टेटरशिप था, तब तो वहाँ तरक्की नहीं कर रहा था वेस्ट एशिया या अफ्रीका। तो इन सबको भी तो देखना चाहिए, यहाँ पे भी ऑथोरिटेरियन रिजीम है तो इन सबको भी तो तरक्की करना चाहिए। चाइना ने तरक्की किया है, मतलब उसका रीज़न कुछ और है, ये कहा जा रहा है। ताइवान है और साउथ कोरिया है ऑल्सो इंस्ट्रक्टिव, ये सब भी इंस्ट्रक्टिव है, मतलब इनको भी देखकर सीखा जा सकता है। देयर इकोनॉमिक जो टेक्स ऑफ हैपेंड, यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमिक बढ़ी है अंडर मिलिट्री रिजीम एंड रिलेड ऑन लेबर रिप्रेशन, यानी वो वहाँ पे लोगों को सता करके लेबर को मतलब दंड दे करके और उन पे जुल्म करके ऐसा किया गया है कि उनको बढ़ाया गया है। देयर ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेसी साथ देयर इकोनॉमीज मूव अप, असल में तो उनके अंदर बदलाव तब आया जब डेमोक्रेसी के अंदर वो बढ़े, और नेक्स्ट लेवल तब आई जब उसने सबसे ज़्यादा लोगों को लेकर चलना शुरू किया, यानी मोर इंक्लूसिव हुई। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट किस तरह से एक साथ साथ जाते हैं उसको देखते हैं। मोस्ट पॉइंटेडली दो बहुत ही जाहिर तौर से ये कहा जा सकता है कि वन ओनली हैज़ टू लुक, कि किसी को ये अगर देखना हो इंडिया के अंदर तो ये समझने के लिए कि डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी जो है कैसे फली फूली है। बाई जस्ट अबाउट एनी मेजर्स, एक मेजर करके एक एग्जांपल से ले लेते हैं, केरला और तमिलनाडु को देख लेते हैं। वहाँ पे डेमोक्रेसी भी अच्छी है और डेवलपमेंट भी अच्छी है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया जा रहा है। हैव डन मोर टू इम्प्रूव, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है केरला और तमिलनाडु के अंदर, तो उसने काफ़ी अच्छा किया है और सुधारा है लाइफ्स ऑफ ऑल देयर सिटीजन, सारे लोगों की ज़िंदगी को पूरे, चाहे वो हर कास्ट से, हर क्लास से, हर स्टार्ट के अपेक्षा ज़्यादा इंडिया के अंदर। एंड इट इज़ नो कोइंसिडेंस, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वहाँ पे बोथ हैव आल्सो हैड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सस्टेन्ड पॉपुलर डेमोक्रेटिक। यहाँ पे ये है कि वहाँ पे दोनों लोगों को हर मतलब ये कि अपोनेंट, मतलब वहाँ पे हर तरह की पार्टी को मौका मिला और लंबा सर्व किया दोनों ने। मोस्ट सस्टेन्ड पॉपुलर डेमोक्रेटिक रही वहाँ पे, और इंटेंस पार्टी कंपटीशन भी रहा कंट्री के अंदर, मतलब वहाँ पे अच्छी कंपटीशन रही। कभी पे राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों जीतती रही और दोनों का शासन रहा, मतलब वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड रहा, और अच्छे से डेमोक्रेसी का जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है वो हुए, और दोनों ने अच्छे से काम किया। तो वहाँ पे हर कास्ट को, हर जात को और हर धर्म को लेकर के उठा गया, तो वहाँ पे ऑल इन ऑल इंक्लूसिव बहुत ही ज़्यादा तरक्की आई, इसी को कहा जा रहा है। इन कंट्रास्ट अगर हम इसकी तुलना गुजरात से करते हैं, जहाँ पे सिंगल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का रूल रहा, हैज़ बिन इन प्लेस फॉर नियरली क्वार्टर सेंचुरी, वहाँ पे क्वार्टर सेंचुरी तक उसका शासन रहा। लेकिन वहाँ के जो ग्रोथ है ना वो भी सॉलिड है, लेकिन वो साथ में है कि वहाँ पे इंक्रीज्ड सोशल एक्सक्लूजन है। वहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब ये कि हर कास्ट और हर डाइवर्सिटी के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एंड स्टेगनेशंस इन एजुकेशनल अचीवमेंट, और वहाँ पे क्या स्टेगनेशन रहा है, मतलब वो लोग पीछे रहे हैं एजुकेशनल अचीवमेंट के अंदर और पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर, गरीबी को ख़त्म करने में। मतलब सब लोगों की गरीबी और सब लोगों की गरीबी ख़त्म नहीं हुई और सब लोगों की शिक्षा नहीं सुधरी। मतलब वहाँ पे कुछ खास, चूँकि एक खास पार्टी का वहाँ पे शासन रहा, तो वो सिर्फ कुछ लोगों का वहाँ पे मतलब वो उनको लिफ्ट कर पाई गरीबी से और एजुकेशन वहाँ पे अच्छा दे पाई, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जैसे कि गुजरात के अंदर डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं रही, मतलब वहाँ पे बहुत सारी पार्टियों को मौका नहीं मिला, एक ही पार्टी रही, तो ये बताना चाहते हैं। तो द कंपेरेटिव रिकॉर्ड लीव्स लिटिल डाउट दैट ऑन बैलेंस,
जो कंपेरेटिव रिकॉर्ड है ना वो एक तरह का डाउट छोड़ देता है इस बैलेंस पे। डेमोक्रेसीज आर बेटर एट प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो अच्छी होती है इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पे दो तीन जो पैराग्राफ है, एक एक्चुअली ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है और राइटर यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल होकर बात कर रहे हैं। लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड द ऑथोरिटेरियन फैंटेसी आल्सो डज नॉट होल्ड अप। यहाँ पे जो थ्योरी है ऑथोरिटेरियन फैंटेसी की, जो एक ऑथोरिटेरियन जो एक तरह से फैंटेसी है, परिकल्पना है, सोच है, ऑल्सो डज नॉट होल्ड अप, वो भी एक तरह से अच्छा मजबूती से नहीं पकड़ती। कैसे? फर्स्ट पहला कि द एजम्पशंस दैट, ये सोचना, ये मानना कि ऑथोरिटेरियन सपोर्ट जो है फॉर्म ऑथोरिटेरियंस जो है वो सपोर्ट करता है फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग का, मतलब अच्छे डिसीजन लेने का, दैट कैन राइज एबव द ह्यूबव ऑफ डेमोक्रेटिक डिमांड, जो कि एकदम ऊपर उठ करके डेमोक्रेटिक डिमांड की शोरगुल से बात करता है, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेटिक आवाज़ कम निकलती है और डिसीजन अच्छा लिया जाता है। मेकिंग टू गेट थिंग्स डन, वहाँ पे काम को अच्छे से करा लिया जाता है। प्रिज्यूम्स दैट दोज इन कमांड विल सर्व द जनरल इंटरेस्ट, वो ये समझना कि ये सब जनरल इंटरेस्ट को, सभी लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, रदर देन कैटरिंग टू द पावरफुल, एंड दैट व्हेन दे एंजॉय सच ऑटोनॉमी दे एक्चुअली नो व्हाट टू डू विद इट। तो फिर वहाँ पे जो इस तरह की सोच है कि यहाँ पर ऑथोरिटेरियन रिजीम होगा, वहाँ पे जनरल इंटरेस्ट लोगों का सर्व ना करके वहाँ पे सिर्फ अपना पावरफुल रिजीम चलाते हैं और वो इंजॉय करते हैं अपनी ऑटोनॉमी को। दे एक्चुअली नो, वो जानते हैं कि व्हाट टू डू विद इट, कि कब कैसे क्या करना है। दिस इज़ जस्ट ह्यूब्रिस, ये मतलब एक तरह की ये ऐसी और सही सोच नहीं है कि ऐसा करके हम जनता का उत्थान या फिर अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे। मतलब अपना ऑटोनॉमी सिर्फ चला करके और किसी भी तरह का डिसीजन ले करके, और चाहे उससे किसी की लिबर्टी जाए, इंडिविजुअल का नुकसान हो, उसके फिक्र किए बिना अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सही मानों में एक तरह की डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज जस्ट अ ह्यूब्रिस ऑन बोथ दीज पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे डेमोक्रेसीज आर इनफैक्ट मोर लाइकली टू मीट द नेसेसरी कंडीशन। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा खरी उतरती है इन सब शर्तों पे जहाँ पे सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो नो मैटर हाउ वीनल, वो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने बुरे हैं, वो डिसीजन लेते समय ये ज़रूर सोचते हैं कि मुझे फिर से इलेक्शन के लिए जनता के बीच जाना है और उनको जवाब देना है, और वो इलेक्ट्रेट को सोचते हैं। मतलब अगर कोई थोड़ा सा कठोर मिजाज का भी डेमोक्रेसी के अंदर जीत कर अगर कोई अधिकारी अगर वो बन जाता है, जैसे बड़ी कुर्सी पे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है, तो फिर भी वो डिसीजन लेते हुए सोचता है कि हम सबको लेकर के चलें डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि उसको फिर से कम कुछ नहीं तो 5 साल के बाद जनता के बीच में जाना है और जनता से ही मैंडेट लेके हमें फिर से दोबारा जीतना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो एक बैलेंस बनाता है और सब लोगों का उत्थान करने की कोशिश करता है। इट अलाउज नेगोशिएशन, मतलब डेमोक्रेसी जो है नेगोशिएशन को अलाउ करती है। द कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉइज दैट, ये झगड़ा और ये हल्ला के डेमोक्रेसी जो है वो जनरेट करती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ बहुत मुश्किल कर देती है। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, हैविंग टू रिस्पॉन्ड टू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉड इंटरेस्ट को देखती है और आइडेंटिटीज़ को देखती है, नॉट ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक डिसीजन। मतलब ये कि जो डेमोक्रेसी है सिर्फ यही नहीं कि वो बड़े बड़े डिसीजन लेने से, जो नुकसानदेह और ख़तरनाक डिसीजन होते हैं वैसे डिसीजन लेने से रोकता है, बट एक्चुअली एलॉज करता है फॉर फॉर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, एक तरह से मिला करके चलना और कंप्रोमाइज़ करने को, दैट कैन ब्रीज अक्रॉस इंटरेस्ट, जो सच में इंटरेस्ट को जन्म दे सकता है एंड इवन बैलेंस कर सकता है अदरवाइज कॉन्फ्लिक्टिंग इम्पेरेटिव्स फॉर ग्रोथ, यानी वो चीज़ों को जो कि ग्रोथ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जस्टिस को इंश्योर करता है, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इंक्लूजन, मतलब लोगों को लेकर के चलता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये कि ऐसी डेवलपमेंट लाने की कोशिश करता है जो फ्यूचर में लोगों को काम दे, आने वाली जनरेशन को काम दे। रिमार्केबल प्रोग्रेस अगर देखा जाए यूपीए ने जो किया है, यूपीए सरकार ने जो किया है, जैसे कि इन बिल्डिंग अ वेलफेयर स्टेट बनाने में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लागू करने में, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लागू किया है आरटीआई को, द राइट टू फूड एंड अदर प्रोग्राम चलाए हैं। इस तरह के ये सब क्या है, इज़ अ टेस्टामेंट, ये सब एक तरह से सबूत हैं कि डेमोक्रेसी जो है कितनी अच्छी हो सकती है और कितने अच्छे से कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को डील कर सकती है। एज डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट जो हैं, जो डेमोक्रेटिक थ्योरी को जो लोग मानने वाले हैं, हैव लॉन्ग आर्ग्यूड, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत पहले से ये बहस करते हैं कि कॉमन गुड कैन नॉट, कि कॉमन अच्छाई कैन नॉट एंड शुड नॉट बी डिटरमाइंड, वो कभी भी जो आदमी का इंटरेस्ट है ना, किसी भी एक व्यक्ति का, वो सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए एक साइंस से या फिर प्रॉफिट को देखते हुए, विज्ञान टेक्नोक्रेट्स को देखते हुए या ऑटोक्रेट को देखते हुए। मतलब ये होता है कि जो लोगों का उत्थान है ना और लोगों की जो कामयाबी है, उनको अगर हम साइंस से देख करके या प्रॉफिट को सामने रख करके या फिर हम क्या जो विज्ञान है उसको सामने रख करके अगर हम फैसला ले लेंगे, ऑटोक्रेटिक फैसला ले लेंगे या टेक्नोक्रेट फैसला लेंगे, तो उससे उत्थान नहीं होता है, मतलब उससे भला नहीं होता है। व्हाट इट इज़ एंड हाउ वी गेट देयर कैन ओनली इमर्ज आउट ऑफ सस्टेन सोशल डिलिब्रेशन। मतलब होता है कि ये असली तो लोगों का फ़ायदा तब होता है जब उसमें सस्टेन हो और समाज के एक दूसरे से कंसल्ट करके डिसीजन लिया जाए। ए लुक एट चाइना, चलिए चाइना पे नज़र डालते हैं। इंडिया ने जो डेमोक्रेसी को लिया है ना, वो इंडिया की जो डेमोक्रेसी पैदा हुई है वो सिर्फ नॉट ओनली ऑफ इट्स लिबरेशन, वो सिर्फ लिबरेशन से नहीं, लिबरेशन मूवमेंट से पैदा नहीं हुई है, बल्कि इसकी पहचान है विद व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी एथिकली यूनिक, कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है ना वो नैतिक रूप से यूनिक है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी को प्रमोट करती है और सिटीजन्स के अंदर सेम सिविक्स को डेवलप करती है, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को इंश्योर करती है। इवन इट प्रोटेक्ट्स, और ये बचाती है और नर्चर करती है किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअलिटी को, यानी हर व्यक्ति को लेकर चलती है और फ़र्क को समझती है, डाइवर्सिटी को समझती है। एंड दिस इज़ वेयर द चाइना इंडिया कंपेरिजन इज़ सो प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए इंडिया और चाइना का कंपेरिजन करना एक दूसरे से ये प्रॉब्लमेटिक है, इंडीड अनकॉन्शसनेबल है, और ये बिल्कुल सही भी नहीं है। यानी इंडिया और चाइना को अगर हम देखेंगे और ये कहेंगे कि चाइना ने बहुत तरक्की किया है, तो चाइना ने तरक्की किया है, लेकिन वहाँ पे सिटीजन्स के राइट जो हैं उनको कंप्रोमाइज़ करके और उनकी लिबर्टी को छीन करके किया है। तो इंडिया ने थोड़ी तरक्की अगर नहीं किया तो कम से कम लोगों की लिबर्टी को रखा है, और यहाँ आवाज़ उठती है सरकार के खिलाफ, यहाँ पे सरकार के खिलाफ बोला जाता है और सरकार उसको सुनती है। तो इसको ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ की जो डेमोक्रेसी है इससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं उसकी। हाउएवर वन माइट लाइक, कोई पसंद कर सकता है ये करना, मेजर करना, नापना और एवेल्युएट करना चाइना के डेवलपमेंट के सक्सेस को। देयर इज़ नो वे टू डिस्काउंट द ह्यूमन कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम ये इंसान को बलि देकर हम क्या किसी भी एक पार्टी के रिजीम को क्या कर सकते हैं, तारीफ़ करके बढ़ावा दे सकते हैं। देयर इज़ नो वे टू डिस्काउंट द ह्यूमन कॉस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि इंसानियत को खतरे में डाल दिया जाए। जैसे पार्टी मेड ग्रेट फेमाइन, जैसे कि वहाँ पे एक फेमाइन आया दैट टुक सम 30 मिलियन लोग मर गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, हिम्मत भी नहीं हुई बोलने की। अ कल्चरल रिवोल्यूशन वहाँ पे हुआ दैट मेड एनिमीज आउट ऑफ नेबर्स, जिसने सारे पड़ोसियों को दुश्मन बना लिया। वन चाइल्ड पॉलिसी को, एक बच्चा पॉलिसी को बहुत बुरी तरीके से फैमिली को सता करके लागू किया गया। एरेज जनरेशंस, और वहाँ पे मतलब होता है कि पूरे जनरेशंस को एक वायलेंट तरीके से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। सिस्टमेटिक रिप्रेशन, मतलब लगातार वहाँ पे प्रताड़ना, सताया गया लोगों को, जैसे कि उइगर मुस्लिम्स हैं, तिब्बतन मिनोरिटीज़ हैं, इन सब को सता करके ऐसा किया गया। दीज वेयर नॉट अनफॉर्चुनेट एक्सेस, और ये सब कोई बहुत क्या ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत भाग्यशाली चीज़ें हैं जो यहाँ पे हुआ है, ये सब ज़रूरी हैं। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, और इन सब को तरक्की लाने के लिए ये सब को किया जाए, ये सब ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। These were and are irredeemable instinct and प्रिडेशन ऑफ एन ऑथोरिटेरियन स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो कि बहुत ही नुकसानदेह हैं, और ये नतीजा है ऑथोरिटेरियन स्टेट का। वन विच नाउ डिनोन्स एज हिस्टोरिकल निहिलिज्म, एक वो जो कि बताता हो हिस्टोरिकल निहिलिज्म को, यानी हिस्टोरिकल निहिलिज्म का मतलब होता है कि सबसे काम अच्छा ये सोच
वो काम सबसे बेहतर होता है जो जिससे सारी समाज और सोसाइटी और ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा होता हो, वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। ना कि किसी डेवलपमेंट करने के लिए किसी का नुकसान कर दें, किसी की आज़ादी छीन लें, किसी को सताएं, ये अच्छा नहीं होता। तो इसी को कहा जाता है कि हिस्टोरिकल निहिलिज्म, एनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पास्ट दैट चैलेंज द पार्टीज ऑफिशियल हिस्ट्री, यानी कोई भी ऐसा भी मतलब जो कि चैलेंज चुनौती देता हो पार्टी की ऑफिशियल हिस्ट्री को। कन्वर्सली, जबकि इंडिया डेमोक्रेसी जो है हैज़ बिन क्वारलसम, थोड़ा सा क्वारलसम रही है, झगड़ालू रही है, पार्टियों के बीच में मतलब एक दूसरे में क्या बकझक होती रहती है। यहाँ की थोड़ा सा कुम्बरसम रहा है, बहुत बड़ी यहाँ की डेफिनेटली यहाँ की पार्टी है और डेमोक्रेसी है। एंड ऑफेन डोमिनेटेड बाय इलीट्स, और ये भी मानी जा सकती है कि यहाँ पे एक इलीट से डोमिनेट की जाती है, मतलब कुछ खास तरह के जो इलीट्स लोग हैं वही हमेशा बनते रहते हैं, ये अलग बात है। कुछ लोग की ऐसी सोच है जो लोगों को बांटा भी है, ये सही बात है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यूटिलिटेरियन कैलकुलस है, मतलब दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब बस यूँ ही है, उससे कोई फ़ायदा या काम नहीं है, बस किसी तरह से डेवलपमेंट करो। ह्यूमन एजेंसी के आइडिया को सिर्फ वो हिंसक नहीं करती बल्कि उसकी डिग्निटी को पूरी तरह से रोकती है। बहुत ही डिफरेंट सोशल और हिस्टोरिकल रियलिटीज़ चाइना और इंडिया की। देयर इज़ अ बैक स्लाइड बियॉन्ड दीज कंपरेटिव आर्ग्यूमेंट। अगर इन सब कंपरेटिव आर्ग्यूमेंट से ऊपर अगर उठकर देखते हैं डेमोक्रेसी के लिए, वन नीड लुक नो फर्दर देन द ऑब्जेक्ट लेसन द बीजेपी गवर्नमेंट। तो ज़्यादा वन नीड लुक नो फर्दर, तो भी ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं। सामने में हम देख सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, जिसने प्रोवाइड किया है टू डिसमिस द ऑथोरिटेरियन फंटेजी, जिसने ऑथोरिटेरियन फंटेजी को डिसमिस किया, मतलब नहीं अपनाया। द डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हैज़ बिन क्लियर। हाँ, ये अलग सी बात है कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक से पीछे हटे हैं साफ तौर से। गवर्नमेंट जो है हैज़ नॉट ओनली सॉट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रलाइज, डेमोक्रेटिक जो है हैज़ नॉट सिर्फ सेंट्रलाइज करने की कोशिश नहीं की है बल्कि पर्सनलाइज डिसीजन भी लिए हैं, बट हैज़ ऑल्सो एग्रेसिवली अंडरमाइन किया है आज़ादी को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया है और चुप करने की कोशिश की है, इम्प्रिजन किया है बहुत ज़्यादा अपोजिशन की आवाज़ को। ये सब बातें रही हैं, ऑल इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, ये सब नेशनलिज्म के नाम पे और डेवलपमेंट के नाम पे। फिर भी डेवलपमेंट ट्रैक इज़ डिसमल एट बेस्ट, यानी डेवलपमेंट ट्रैक जो है थोड़ा सा डिसमल रहा है, मतलब कम रहा है, हस्तक्षेप हुआ है। वाइल कॉरपोरेट बिजनेस इंटरेस्ट जो है लोगों का, जो कॉरपोरेट बिजनेस लोगों का इंटरेस्ट जो है, बिलियनियर्स क्लास लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा है। ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बिखरी है कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 हैज़ एक्सपीरियंस द वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ गई है, सीजेबल इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर। डिमोनेटाइजेशन जो है पैसे का, यानी हाई डेफिनेशन नोट्स जो बंद कर दिए गए, एंड डिज़ास्ट्रस रिस्पॉन्स जो लिया गया सेकेंड कोविड-19 से बचने के लिए, वर नॉट जस्ट ये सब सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है बेतरतीबी का, बल्कि ये सब फ्यूल्ड बाय द साइकोफेंसी, ये सब साइकोफेंसी का नतीजा है और छोटी दृष्टि का, मयूपिया का नतीजा है। दैट कम्स विद एन इनवर्डली फोकस्ड गवर्नमेंट, जो कि आई है सिर्फ जो पीछे देखने वाली सरकार की नीतियों की वजह से, बट एक्सपोज्ड अ डिग्री ऑफ कॉलेसनेस, लेकिन इसने एक्सपोज कर दिया है बहुत तरह के जुल्म को एंड आरोगेंस को, रेयरली सीन इन डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं देखी जाती। ऑन द सोशल फ्रंट पे परस्यूट ऑफ हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोटोटाइपिकल वेरिएंट ऑफ ऑथोरिटेरियन जो है एथनिक नेशनलिज्म के नाम पे, के बहुत ही नेशनलिज्म के नाम पे ये एक तरह का ये डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज़ किया गया है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस जो हैं, ये सब जो भी डेमोक्रेटिक के नियम्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, उन सब को वेपनाइज किया गया। पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, और लोगों को बांटने की कोशिश की गई। डिमोनाइजेशंस
एंड थ्रेटन द अनरिवल द सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन। और देश की जो जो मजबूती से रिश्ते का बना हुआ धागा है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। मतलब ये अलग सी बात है, ये सब डेमोक्रेसी में ये सब हुआ है यहाँ पे। रदर देन लुक टू चाइना, बल्कि चाइना को अगर देखा जाए तो इट इज़ टाइम टू डिफेंड। तो चाइना को देखने के बजाय कि चाइना ने बहुत अच्छा किया है ये देखने के बजाय ज़रूरी है कि हम अपनी नॉइज़ी इंडियन डेमोक्रेसी को बचाएं और इसको डिफेंस करें। काफ़ी लंबा और बड़ा सा ये कॉलम था।